सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से बैच यकीन 6.0 के अंदर, जहां पर आज हम लोग सॉल्व करना सीख रहे होंगे एक पेडिग्री को। यानी पेडिग्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एग्जामिनेशन में अगर आप देखें पिछले 10 साल में कोई पेडिग्री आपको सॉल्व करने के लिए नहीं दी गई है। आपको या तो आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकती है या फिर आपको कुछ सिंबल्स दिए होंगे जो आपको पहचानने के लिए आ सकते हैं, लेकिन कोई एकदम सॉल्व करने का सवाल पेडिग्री में नहीं आया है। लेकिन हम सॉल्व कर रहे होंगे पेडिग्रीज को, हम सीख रहे होंगे हाउ टू सॉल्व देम, हम सीख रहे होंगे हाउ टू सेव टाइम व्हाइल सॉल्विंग दीज पेडिग्रीज। अगर एक पेडिग्री को नॉर्मली बनाने में आपको 2 मिनट का वक्त लगता है तो हाउ यू कैन रिड्यूस दैट टाइम टू 30-40 सेकेंड्स, 50 सेकेंड्स, जिससे आप थोड़ी सी एज ले सकें और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए थोड़ा सा वक्त बचा सकें। बिकॉज टाइम मैनेजमेंट इज द कोर की व्हेन इट कम्स टू नीट एग्जामिनेशन। आपको सारे ही सवाल अटेम्प्ट करने हैं, तो आप किसी क्वेश्चन में अगर टाइम बचाना सीख जाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। तो हम पेडिग्री को एंड टू एंड सॉल्व करना तो सीख ही रहे होंगे। यानी अगर आप नॉर्मल प्रोसेस से जाएंगे तो भी आप अपना जवाब निकाल लेंगे, लेकिन आई विल गिव यू सम मोर प्रैक्टिकल ट्रिक्स जिससे अगर आप पेडिग्री को सॉल्व करने जाते हो तो आप ऑप्शंस को इजीली एलिमिनेट कर पाओगे एंड अल्टीमेटली यू कैन गेट योर आंसर इन अ फास्टर वे। आपको बहुत जल्दी आपके जवाब मिल रहे होंगे। सो बहुत मजेदार सेशन होने वाला है, एक इंडिपेंडेंट सेशन होने वाला है। यहां पर हम किसी और टॉपिक के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे। अगर इस टॉपिक में हम पेडिग्री पढ़ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ पेडिग्री ही पढ़ रहे होंगे। इसको अलग रखना बहुत जरूरी है बाकी टॉपिक से। तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। भाई सबसे पहले हम लोग ये जाने कि व्हाई पेडिग्री इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस का मतलब सिंपल भाषा में अगर मैं कहूं, एकदम लेमन भाषा में, तो हम बचपन में क्या करते थे, एक फैमिली ट्री बनाते थे। स्कूल में प्रोजेक्ट्स मिलते थे 3rd क्लास, 4th क्लास, 5th क्लास में कि आपको एक फैमिली ट्री बना के लेके आना है। तो हम एक पेड़ बनाते थे, ऊपर से हायरार्की शुरू करते थे कि ये दादाजी हैं, ये आपकी दादी जी हैं, ये नाना जी हैं, ये नानी जी हैं। फिर इनकी जो है मीटिंग हुई एंड देन इनके बच्चे पैदा हुए तो आपने अपने यहां पे चाचा बना दिए, पापा बना दिए, ताऊ जी बना दिए, मामा बना दिए, मौसी बना दी, है ना, यहां मम्मी बना दी। फिर देन आपके फादर मदर का आपने यहां पर दिखाया कि हाँ इनकी मैरिज हुई एंड देन फिर आपने अपने भाई बहनों को बनाया। तो अल्टीमेटली दिस इज अ फैमिली ट्री। आपको पता लग जाता है कि कौन किसके डिसेंडेंट्स हैं। तो हम सबसे पहले अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बनाते हैं, फिर अपने पेरेंट्स को और उनके ब्रदर सिस्टर्स को बनाते हैं एंड देन हम लोग अपनी जनरेशन को और अपने कजिन्स को बनाते हैं। तो ऐसे लेयर्स में चीजें चल रही होती हैं। सबसे पहले ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन, फिर पेरेंट्स की जनरेशन, फिर हमारी जनरेशन, फिर आगे अगर आप और जाओगे तो हमारे बच्चों की जनरेशन। इस हिसाब से ये पेडिग्री चलती है। तो व्हाट इज पेडिग्री? अ फैमिली ट्री। सिंपल, एक फैमिली ट्री है जिसमें आप डिजीज के इनहेरिटेंस के बारे में चर्चा कर रहे होते हो। कोई एक पर्टिकुलर ट्रेट है जिसके इनहेरिटेंस के पैटर्न को आप नोट करते हो वाया मेकिंग अ फैमिली ट्री। जैसे आपने बना लिया भैया, दादा दादी नाना नानी बना लिए, आपने ये पता लगाने की कोशिश करी कि क्या दादाजी को ऐसी कोई बीमारी थी। इफ यस तो आप उनको इन्फेक्टेड मार्क कर दोगे। क्या वो बीमारी दादाजी से किसी चाचा में, किसी ताऊ जी में, किसी बुआ जी में या किसी फादर साहब के अंदर आई? यस, तो उनको हम इन्फेक्ट कर देंगे। क्या वो बीमारी आपके अंदर आई? यस, तो आपको इन्फेक्ट कर देंगे। इस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, एक आइडिया लगाते हैं लोगों से पूछ पाछ के कि क्या इस प्रकार की समस्याएं दादाजी को या नाना जी को या दादी जी को या नानी जी को देखने को मिलती थी। इफ यस तो हम एक पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे अंदर कोई बीमारी आई है तो हो सकता है पेरेंट्स से आई हो। तो हम वो इनहेरिटेंस पैटर्न देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो बीमारी आ रही है ये मैटरनल इनहेरिटेंस है, यानी मदर से आ रही है या फादर से आ रही है। इस हिसाब से हम चीजों को लिंक करते हैं। क्योंकि आपको पता है जैसे मेंडल साहब ने मटर पे रिसर्च करी, तो मटर का लाइफ स्पैन तो बहुत छोटा है, उसकी तो आप कई जनरेशंस देख सकते हो, लेकिन आप इंसान पे ऐसी रिसर्च नहीं कर सकते ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं सोचूं कि मैं एक कपल पे रिसर्च करना चाहता हूं कि उनके बच्चे कैसे होंगे, राइट? अब वो कपल ऑब्वियसली मेरी एज का होगा और उनके बच्चे होते होते जब वो बड़े होंगे तब तक तो मैं ही मर जाऊंगा। यानी मैं रिजल्ट देखने से पहले ही खत्म हो जाऊंगा एंड मेरी अगली जनरेशन मेरी रिसर्च को कंटिन्यू करेगी या नहीं, इस चीज का कोई वैलिडेशन है ही नहीं, राइट? तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू कंट्रोल्ड क्रॉसेस इन ह्यूमंस एज वेल एज टू कीप द डेटा, क्योंकि हमारा लाइफ स्पैन बहुत बड़ा है। एवरेज अगर आप देखें तो लगभग 70 साल का आप भारतीय लाइफ स्पैन अगर लेकर चल रहे हैं
तो बहुत डिफिकल्ट है इसमें कंट्रोल्ड क्रॉसेस करना और उनके रिजल्ट्स को डिटरमाइन करना। इसीलिए हम सिर्फ पूछताछ से ही पता लगा सकते हैं कि क्या दादाजी में कुछ ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते थे, क्या नाना जी में कुछ ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते थे, क्या चाचा जी में, ताऊ जी में, बुआ जी में, मामी में, मामा में, क्या कुछ कहीं से आया ये इनहेरिटेंस से, तो हमें एक बेसिक आइडिया लग जाता है। इसको हम लोग पेडिग्री एनालिसिस बोलते हैं। यानी यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इन पेडिग्री एनालिसिस हियर वी मेक फैमिली ट्री to understand inheritance of a specific trait in a family। एक फैमिली हिस्ट्री में एक पर्टिकुलर ट्रेट जो है ये किस तरीके से इनहेरिट हुआ है, इसको हमें देखना होता है। मेरे भाई ये तो आपको कोई भी बता देगा ना कि दादाजी की आंखें भूरी थी या काली थी, तो अगर आप आई कलर के ट्रेट को भी लेके चल रहे हो कि आंखें भूरी थी या काली थी या हरी थी या नीली थी, अगर आप ये चीज भी डिटरमाइन करना चाहते हो तो एटलीस्ट आंखों का कलर तो सबको याद रहता है। तो आप इनहेरिटेंस पता लगा सकते हो कि हाँ यार, माता जी की आंखें काली थी, पिताजी की आंखें भूरी थी और आपकी आंखें भी भूरी हैं। तो अल्टीमेटली यू विल अंडरस्टैंड कि कहां से आपके अंदर ये जो भूरी आंखों वाला ट्रेट है ये एक्सप्रेस हो रहा है। तो आपको एक जनरल आइडिया लग जाता है। तो आप ट्रेट कोई भी देख सकते हो, लेकिन हम स्पेसिफिकली जो बीमारी वाले ट्रेट हैं वो देखते हैं, क्योंकि उनसे हमें ज्यादा फायदा है, क्योंकि हम आगे भी प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि आगे आने वाले जो बच्चे हैं इनमें बीमारी होने की कितनी संभावना है। राइट? तो हम उस डिजीज प्रेडिक्शन के लिए पेडिग्री को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अगर आप देखें तो हम यहां लिख सकते हैं, सिंस कंट्रोल्ड क्रॉसेस are not possible in humans, therefore since controlled crosses are not possible in humans, therefore pedigree analysis serves as a good alternative for crosses। हम सीधा जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं कि भैया जनरेशन आफ्टर जनरेशन कोई ट्रेट किस हिसाब से इनहेरिट हो रहा है, और उसको हम पेडिग्री एनालिसिस में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं फॉर कमिंग जनरेशन, जो कि हम अभी करके देखेंगे। करेक्ट? तो पेडिग्री एनालिसिस जो है, यहां पर आपके कुछ सिंबल्स हैं और वो सिंबल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डब्बा मतलब क्या होता है भैया? डब्बा मतलब होता है मेल। ठीक है, दिस इज डब्बा, डब्बा इज मेल। ये है आपका गोला, गोला क्या है? फीमेल। और ये है सेक्स अनस्पेसिफाइड, यानी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको याद नहीं है कि भैया परदादा जी के 7 बच्चे थे, 3 फीमेल थी, 3 मेल थे और एक एंड में हुआ था, भाई ध्यान नहीं आ रहा है ना, बहुत कम डिसेंडेंट्स बचे हुए हैं उनके, उन्हें भी ध्यान नहीं है कि यार 7वां जो बच्चा था वो मेल था फीमेल था। पर दादाजी की हम बात कर रहे हैं तो हमको याद नहीं है ऑब्वियसली, तो जाहिर सी बात है हम वहां पर नहीं ध्यान है, तो अनस्पेसिफाइड सेक्स का एक सिंबल यहां पर बना सकते हैं। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी इन्फेक्टेड है तो इन्फेक्टेड में हम लोग क्या कर देंगे भैया? इनमें रंग भर देंगे। अगर आप इनको डार्क करके दिखा रहे हो इसका मतलब ये इन्फेक्टेड है, चाहे आपका अनस्पेसिफाइड सेक्स वाला हो, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, अगर आपने रंग भर दिया तो जाहिर सी बात है इन्फेक्टेड इंडिविजुअल हो जाएगा। अगर आपका मेल है, इसकी शादी हो रही है फीमेल से, तो हम इन दोनों के बीच में एक डंडा दिखाएंगे कि हाँ भैया इनकी शादी हो चुकी है। और अगर ये जो मेल है और फीमेल है, इनके बीच में हम 2 डंडे दिखा रहे हैं, यानी रिलेटिव्स के बीच में मैरिज हो चुकी है, इसे कंसेंजीनियस मेटिंग कहा जाता है, जो कि इंडिया के कुछ स्टेट्स में अभी भी होती है, जिसको थोड़ा सा डिस्करेज किया जाता है।
क्योंकि जैसा हम लोगों ने प्लांट में पढ़ा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हम लोग चाहते हैं कि अलग अलग कैरेक्टर्स हमारे अंदर आए। अगर ये मेल और ये फीमेल सेम ही लीनिएज के हैं, अगर इनके पूर्वज सेम ही रहे थे, तो इनमें एक जैसे ही कैरेक्टर्स हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना। तो इनके बच्चे उतने ज्यादा अडेप्टिव नहीं होंगे, बाकी बच्चों के कंपैरिजन में थोड़े से कम अडेप्टिव होंगे। तो इसीलिए इट इज प्रेफर्ड कि आप थोड़ा सा दूर मैरिज करें, जिससे कि दूसरे लीनिएज के कैरेक्टर्स भी होने वाले बच्चे में आ सके एंड ही कैन अडेप्ट बेटर। अगर आप यहां पर देखें तो ये मेल और फीमेल की मैरिज हो गई, अब शादी ब्याह हो चुका है तो बच्चे भी होंगे। तो बच्चों को हम लोग एक सीक्वेंस में लिखते हैं, है ना। नीचे एक डंडा बनाया, यानी अगली जनरेशन की बात हो रही है। लेट्स से पहले लड़की हुई तो पहले गोला बना दिया, बाद में लड़का हुआ तो बाद में डब्बा बना दिया। इनमें से अगर कोई बीमार बच्चा है तो उसको हम लोग हाईलाइट कर देंगे इस तरीके से, करेक्ट। अगर 5 बच्चे हुए हैं किसी कपल को और 5 के 5 बच्चे एकदम सेफ हैं, बढ़िया हैं, तो इस प्रकार का सिंबल बना दिया जाता है, 5 अनअफेक्टेड इंडिविजुअल्स का सिंबल बना दिया जाता है, करेक्ट। तो इनके बारे में अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये जो डब्बा है ये क्या है भैया, ये डब्बा जो है इट रिप्रेजेंट्स मेल, ये जो गोला है इट रिप्रेजेंट्स फीमेल। ये है आपका सेक्स अनस्पेसिफाइड, याद ही नहीं है कि मेल था या फीमेल था, तो हम तुक्का नहीं मारते, हम लोग मान लेते हैं कि हाँ हमको नहीं पता। यह है आपका अफेक्टेड मेल। सिमिलरली अफेक्टेड फीमेल भी आप बना सकते हो गोले के अंदर पूरा कलर भर के। दिस इज मेटिंग, सिंगल लाइन मतलब मेटिंग, डबल लाइन मतलब मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, इसको कहा जाता है कंसेंजीनियस मेटिंग। कंसेंजीनियस मेटिंग, करेक्ट। यहां पर आपके 2 बच्चे दिखाए जा रहे हैं जो कि बने हैं इन अ सीक्वेंस, है ना। तो चिल्ड्रन शोन इन अ सीक्वेंस या प्रोजेनी शोन इन अ सीक्वेंस। और कोई आपका कपल था जिसके 5 बच्चे हुए, पांचों के पांचों सेफ हैं, तो आप इस प्रकार का एक सिंबल बनाएंगे, 5 अनअफेक्टेड इंडिविजुअल्स, करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है। ये है आपके सिंबल्स ऑफ पेडिग्री, अलग अलग सिंबल्स हैं पेडिग्री के। अब इन सिंबल्स का इस्तेमाल कहां करें, कुछ तो ऐसा होगा जिसके लिए इन सिंबल्स का इस्तेमाल करना हमको सीखना होगा। तो फर्स्टली लेट्स अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ डिजीजेस दैट वी कैन यूज इन पेडिग्री एनालिसिस। तो भाई या तो आपकी डिजीज जो है वो आपके ऑटोसोम में हो सकती है। ऑटोसोम आपको पता है अच्छे तरीके से कि अगर हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं या 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो उनमें से 22 पेयर्स या 44 क्रोमोसोम्स आप कह सकते हो कि ऑटोसोम्स हैं। ऑटोसोम्स मतलब नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स, जो एक्स और वाई से हटके हैं वो सारे के सारे ऑटोसोम्स कहलाते हैं। और जो एक्स और वाई क्रोमोसोम्स हैं इनको सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम्स कहा जाता है, ALLO एलोसोम्स कहा जाता है। तो ये आपके सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। अब कोई बीमारी ऐसी है जो इन 44 क्रोमोसोम्स में कुछ आपकी गड़बड़ी की वजह से हो रही है, तो इन्हें कहा जाता है ऑटोसोमल डिजीज। और कुछ बीमारी ऐसी हैं जो इन सेक्स क्रोमोसोम्स में गड़बड़ी की वजह से हो रही हैं, तो इन्हें कहा जाता है आपकी सेक्स लिंक्ड डिजीज। तो या तो बीमारी आपकी ऑटोसोम से लिंक्ड होगी तो ऑटोसोमल लिंक्ड डिजीज, अगर सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड बीमारी है तो सेक्स लिंक्ड डिजीज इनको कहा जाता है, करेक्ट। तो ये 2 बीमारियां आपकी एकदम मेजर हैं, एकदम मेजर हैं, इनको आपको समझना है। तो टाइप ऑफ डिजीजेज में पहली डिजीज क्या आ जाएगी, रिलेटेड टू ऑटोसोम, और दूसरी डिजीज क्या आ जाएगी, रिलेटेड टू सेक्स क्रोमोसोम, राइट। तो बीमारी क्या हो सकती है, ऑटोसोम से रिलेटेड है, तो इसे कहा जाता है ऑटोसोमल डिजीज, इसे कहा जाता है ऑटोसोमल डिजीज। ऑटोसोमल डिजीज मतलब रिलेटेड टू एनी ऑफ 44 ऑटोसोम्स, रिलेटेड टू एनी ऑफ 44 ऑटोसोम्स, इसको ऑटोसोमल डिजीज कहा जाता है।
एंड यहां पर अगर आप देखेंगे तो इट इज सेक्स लिंक्ड डिजीज, सेक्स लिंक्ड डिजीज। ये आपके सेक्स क्रोमोसोम से या एलोसोम से रिलेटेड होगी, रिलेटेड टू एलोसोम्स, रिलेटेड टू एलोसोम्स, यानी आपकी किससे रिलेटेड होगी, एक्स से रिलेटेड होगी या वाई से रिलेटेड होगी, रिलेटेड टू एलोसोम आपकी यहां पर हो जाएगी। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है। अब ये जो ऑटोसोमल डिजीज है, आराम से सुनिएगा, बहुत प्यार से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो ऑटोसोमल डिजीज है, ये आपकी डोमिनेंट भी हो सकती है, रिसेसिव भी। अगर मैं कह रहा हूं कि कोई बीमारी ऑटोसोमल डोमिनेंट है, तो वो सिर्फ डोमिनेंट केस में बीमारी कॉज कर रही होगी। यानी अगर एक क्रोमोसोम है, लेट्स से क्रोमोसोम नंबर 11 है ना, एक क्रोमोसोम है लेट्स से क्रोमोसोम नंबर 11 है ना, और ये दूसरा भी क्रोमोसोम क्रोमोसोम नंबर 11 होगा, एक मेल का एक फीमेल का, है ना, एक मदर से आया एक फादर से आया। अब इस पे लेट्स से है आपका कैपिटल ए, कोई जीन है जो कैपिटल है, डोमिनेंट है, और यहां पर है स्मॉल ए। भैया कौन सा एक्सप्रेस करेगा, सर कैपिटल ए एक्सप्रेस करेगा क्योंकि डोमिनेंट है। तो इस केस में भी बीमारी होगी कैपिटल ए स्मॉल ए में, क्योंकि डोमिनेंट ही आएगा ना एक्सप्रेशन तो। और अगर यहां कैपिटल ए है और यहां भी कैपिटल ए है भैया, तो भी आपकी बीमारी आएगी क्योंकि डोमिनेंट केस है। और यहां अगर स्मॉल ए है, यहां भी स्मॉल ए है, तब बीमारी नहीं आएगी क्योंकि रिसेसिव केस है। बीमारी है डोमिनेंट और यहां है स्मॉल ए दोनों क्रोमोसोम्स पे, तो बंदा सेफ रहेगा, बीमारी नहीं आएगी। यानी जैसा बीमारी का नाम, उस केस में ही बीमारी होगी। अगर मैं कह रहा हूं बीमारी ऑटोसोमल डोमिनेंट है, तो सिर्फ डोमिनेंट केस में बीमारी होगी, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए में, स्मॉल ए में बीमारी नहीं होगी। अगर मैं कह रहा हूं ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारी है, तो सिर्फ इस केस में बीमारी होगी, स्मॉल ए में। बीमारी रिसेसिव है, सिर्फ इस केस में बंदा बीमार होगा। अगर एक भी कैपिटल ए है तो बंदा बीमार नहीं होगा। तो ये सेक्स लिंक्ड के लिए भी थ्योरी एकदम सही जाती है। तो यहां पर ये जो ऑटोसोमल बीमारी है, ये आपकी दो प्रकार की हो सकती है। आपकी हो सकती है ऑटोसोमल डोमिनेंट, करेक्ट, और आपकी है ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो कब बीमारी होगी, कैपिटल ए क्या बीमारी होगी, बिल्कुल बीमारी होगी मेरे दोस्त। कैपिटल ए स्मॉल ए क्या बीमारी होगी, बिल्कुल बीमारी होगी, क्योंकि डोमिनेंट है ना बीमारी। स्मॉल ए क्या बीमारी होगी, नहीं बीमारी होगी, सेफ अनअफेक्टेड, नहीं बीमारी होगी, क्योंकि बंदा है रिसेसिव, बीमारी है डोमिनेंट। यहां देखिए बंदा है रिसेसिव, तो क्या इस केस में बीमारी होगी, नहीं होगी। बीमारी ही आपकी रिसेसिव है तो डोमिनेंट केस में कैसे होगी। या इस केस में बीमारी होगी, नहीं होगी। या इस केस में बीमारी होगी, होगी। बंदा भी रिसेसिव, बीमारी भी रिसेसिव, या इस केस में बीमारी होगी, एकदम होगी, बिल्कुल होगी। यहां पर अगर आप देखें, यहां पर अगर आप देखें तो सेक्स लिंक्ड में दो तरीके की चीजें पाई जाएंगी। एक तो आपका एक्स लिंक्ड, एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड बीमारी, और एक आपका वाई लिंक्ड, वाई क्रोमोसोम से लिंक्ड बीमारी। अगर कोई बीमारी वाई लिंक्ड है, इसकी पेडिग्री तो अलग से ही सीख लो। अगर कोई बीमारी वाई लिंक्ड है, क्या वो फीमेल में कभी हो सकती है, क्या फीमेल के पास वाई क्रोमोसोम होता है। फीमेल में अगर 46 क्रोमोसोम्स हैं तो 44 ऑटोसोम तो सब में ही सेम है, मेल फीमेल सब में सेम है। फीमेल में इसके अलावा है XX, क्या कोई वाई है, नहीं सर। तो क्या वाई से जुड़ी हुई बीमारी फीमेल में हो सकती है, नहीं सर। तो कोई बीमारी यहां नहीं होती वाई लिंक्ड, है ना, ये सिर्फ मेल में हो सकती है। तो कोई पेडिग्री आपको ऐसे दिखाई दे रही है जहां पर बीमारी सिर्फ और सिर्फ मेल्स में जा रही है, तो वाई लिंक्ड बीमारी है। आंख मूंद कर पेडिग्री मार्क कर देना, एक तो हमने सॉल्व ही कर ली, बनाने की भी जरूरत नहीं। अगर कोई बीमारी सिर्फ और सिर्फ एक पेडिग्री चार्ट है, 5 मेल है, 5 मेल में ही बीमारी दिखाई दे रही है, वो बीमारी वाई लिंक्ड है, वो फीमेल में जा ही नहीं सकती, सिंपल। एक्स लिंक्ड में अगर आप देखें तो दो और यहां पर कंडीशंस आ जाती हैं, यही आपकी डोमिनेंट और रिसेसिव। एक्स आपकी आ जाती है डोमिनेंट और रिसेसिव, डोमिनेंट और रिसेसिव, डोमिनेंट और रिसेसिव। अब देखिए भैया क्या हुआ,
भाई एक्स लिंक्ड डोमिनेंट बीमारी है तो समझ लीजिए एक्स के ऊपर मैं सी लिख देता हूं फिलहाल बीमारी को। ये कैपिटल सी है, कैपिटल सी है सर, ये कैपिटल सी है, कैपिटल सी है। डोमिनेंट बीमारी, डोमिनेंट फीमेल, दोनों कैपिटल सी बीमारी हो जाएगी, हो जाएगी सर। यहां पर आपका कैपिटल सी है, दूसरे सेक्स क्रोमोसोम पे अगर स्मॉल सी है तो भी बीमारी हो जाएगी, कैपिटल सी अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा, हो जाएगी सर। यहां पर अगर स्मॉल सी है, यहां पर अगर स्मॉल सी है, बीमारी होगी, रिसेसिव है भैया, बीमारी है डोमिनेंट, सेफ रहेगी फीमेल, सिर्फ इसी केस में सेफ रहेगी। अगर आप देखें मेल को, तो मेल में तो भैया एक ही एक्स क्रोमोसोम है, यानी इस पे अगर आ गया है कैपिटल तो मेल भैया आपका खत्म, डिजीज्ड, डिजीज्ड है ना। और रिसेसिव अगर है, स्मॉल सी है और वाई है, उस केस में सेफ, उस केस में सेफ। यहां देखो रिसेसिव का चक्कर, रिसेसिव का चक्कर है तो एक्स कैपिटल सी, एक्स कैपिटल सी है तो डोमिनेंट हो गया, तो क्या सेफ रहेगा? रहेगा सर। ये एक्स कैपिटल सी है, एक्स स्मॉल सी है, ये भी डोमिनेंट केस है, बीमारी है रिसेसिव, क्या सेफ रहेगी फीमेल? रहेगी सर। एक्स स्मॉल सी, एक्स स्मॉल सी, इस केस में डिजीज्ड होगी, इस केस में डिजीज्ड होगी। मेल में तो भैया एक ही जगह है सब कुछ, तो एक्स स्मॉल सी और वाई अगर हो गया तो ये भी बेचारा क्या हो जाएगा? डिजीज्ड हो जाएगा, डिजीज हो जाएगा रिसेसिव केस में। और डोमिनेंट है अगर एक्स कैपिटल सी है तो आपका यहां पर डोमिनेंट है ना, तो इस केस में मेल क्या रहेगा? आपका सेफ रह जाएगा, क्योंकि यह है डोमिनेंट जबकि बीमारी है रिसेसिव। अब अगर आप देखें तो ये जो आपकी फीमेल है, ये जो आपकी फीमेल है, दिस इज सेफ, लेकिन इसके पास स्मॉल सी तो है ये सेफ, लेकिन स्मॉल सी तो है। समझ लो ये फीमेल किसी मेल के साथ मीटिंग करती है तो इसके जो गैमीट बनेंगे कैपिटल सी भी कंटेन कर सकते हैं, स्मॉल सी भी, और वहां से जो आपका मेल है वो आपका एक्स भी दे सकता है गैमीट में, वाई भी दे सकता है। अब समझ लीजिए मेल का अगर वाई मिक्स हो जाता है इस एक्स के छोटे सी के साथ, तो एक्स छोटा सी और वाई तो बीमारी हो गई ना यहां पर। तो ये जो छोटा सी है ये आगे बढ़ा सकती है ये फीमेल, तो इसको क्या कहा जाता है? कैरियर फीमेल कहा जाता है। यानी ये खुद तो बीमार नहीं है, खुद तो सेफ है, क्योंकि ओवरऑल एक्सप्रेशन डोमिनेंट हो गया, तो खुद तो सेफ हो गई, खुद को रिसेसिव बीमारी नहीं हुई। लेकिन ये जो एक रिसेसिव वाला अलील है ये तो आगे गैमीट में भेज सकती है ना, ये कहीं सही जगह टकराएगा तो आपका मेल को बीमार कर देगा। इसीलिए ये जो एक्स लिंक्ड बीमारियां होती है ना, ये मेल में होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं भाई, मेल में होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आप फीमेल के केसेस देखिए, 2 में आपकी यहां पर बीमारी हो रही है, 1 में आपका यहां पर ये सेफ है। मेल में देखो, मेल में भैया एक एक्स क्रोमोसोम है, उस पे आपका जरा सा डोमिनेंस आते ही खेल खत्म। एक ही एक्स है, अगर वो खराब है तो पक्का बीमारी होना निश्चित है। अब यहां पर देखिए एक एक्स के ऊपर अगर छोटा सी है तो भी फीमेल सेफ हो सकती है, लेकिन यहां एक छोटा सी आते ही खेल खत्म। तो यहां ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है मेल में बीमारियां होने की। आप कई सारे एग्जांपल्स भी देखेंगे अगले सेशन के अंदर, जहां पर मैं आपको बता रहा हूंगा विद डिफरेंट एग्जांपल्स कि कौन कौन सी बीमारियां आपकी यहां पर देखने को मिलती हैं। आपके सिलेबस में जो बीमारियां हैं जो आपको पढ़नी है, दे आर यूजुअली रिसेसिव। एक सिर्फ आपको पेडिग्री में एग्जाम्पल दिया हुआ है मायोटोनिक डायस्ट्रोफी का, जो ऑटोसोमल डोमिनेंट बीमारी बताई गई है। आपको जिन चीजों को डिटेल में पढ़ना है वो सारी की सारी चीजें आपकी कैसी हैं? आपकी रिसेसिव हैं, चाहे एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो चाहे ऑटोसोमल रिसेसिव हो, ठीक है। तो उनके बारे में हम कल पढ़ रहे होंगे। आज हम लोगों को अगर पेडिग्री सॉल्व करनी है, पेडिग्री सॉल्व करनी सीखनी है, तो हम लोगों को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब आ जाते हैं ट्रिक पे। सर सॉल्व कैसे करें? उल्टा चलना है दोस्त, हमेशा उल्टा चलना है। क्या करेंगे सर उल्टा चल के? सबसे पहले हम देखेंगे कि बीमारी डोमिनेंट है या रिसेसिव। कैसे पता लगेगा सर? डोमिनेंट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं भाई। अगर आप देखें तो हमने मटर के अंदर क्रॉस कराया था। जब आप सेम पेरेंट्स ले रहे हो, मेल और फीमेल, कैपिटल ए स्मॉल ए, लेट्स से आप ऑटोसोम ले रहे हो, तो भी ज्यादातर बच्चे कैसे बनेंगे? डोमिनेंट ही बनेंगे ना। कैपिटल ए के साथ आपका मर्ज होगा। लिख के देख लो, चाहे भाई यहां पर लिख के देख लो आप, ये है कैपिटल ए स्मॉल ए, ये है कैपिटल ए स्मॉल ए, सेम पेरेंट है,
हाँ सर, यहां बना कैपिटल ए डोमिनेंट, यहां बना कैपिटल ए स्मॉल ए डोमिनेंट, यहां बना आपका स्मॉल ए कैपिटल ए डोमिनेंट, स्मॉल ए रिसेसिव, यानी रिसेसिव कंपैरेटिवली कम होते हैं। 3:1 यहां पर आ रहा था हमारा फिनोटिपिक रेशियो। यानी अगर एक ऐसी पेडिग्री आपको मिलती है जहां हर जनरेशन में आपको कोई ना कोई बीमारी दिखाई दे रही है, आपको पेडिग्री में 3-4 जनरेशन दिखाई गई और हर जनरेशन में कोई ना कोई बीमार मिल रहा है, देयर आर गुड चांसेस कि वो डोमिनेंट बीमारी है, गुड चांसेस कि वो डोमिनेंट बीमारी है। अगर हमें डोमिनेंट पता लग गया तो हम रिसेसिव को छोड़ के सबसे पहले डोमिनेंट को सॉल्व करेंगे। हम पहले आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट सॉल्व करेंगे या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट सॉल्व करेंगे, जो आपको करना है आप कर सकते हो। वाई लिंक्ड है तो अलग से पकड़ में आ जाएगा भाई। एक बीमारी जो जा ही सिर्फ मेल में रही है वो तो वाई लिंक्ड है, ये तो सिर्फ और सिर्फ जा ही मेल में रही है, तो इसकी पेडिग्री तो अलग ही पकड़ में आ जाएगी। इसको तो बेचारे को साइड में कर दो। मैं सबसे पहले देखूंगा कि क्या मेरे हर जनरेशन में बीमारी है। इफ यस तो बीमारी डोमिनेटिंग है, डोमिनेंट है, इस चीज के अच्छे खासे चांसेस हैं। मैं ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए सॉल्व कर लूंगा पेडिग्री, हो सकता है मुझे मेरा उत्तर मिल जाए। फिर मैं सेक्स लिंक डोमिनेंट के लिए सॉल्व कर लूंगा, हो सकता है मुझे मेरा उत्तर मिल जाए, और इन दोनों में आपको 90% उत्तर मिल जाएगा। तो आपने रिसेसिव सॉल्व करने का टाइम बचा लिया। और अगर उत्तर नहीं मिलता तब आप रिसेसिव पे जाएंगे। रिसेसिव में अगर आप सेक्स लिंक्ड रिसेसिव देखें, इस बीमारी को अगर आप देखें तो यहां पर एक खास पैटर्न आता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। इट शोज क्रिस क्रॉस पैटर्न। यहां बीमारी आपके मेल से फीमेल में इनहेरिट हो रही होती है अगली जनरेशन में, फिर उससे अगली जनरेशन में मेल में इनहेरिट हो रही होती है, फिर उससे अगली जनरेशन में फीमेल में। यानी मेल अगली जनरेशन की फीमेल को बीमारी देगा, वो फीमेल अगली जनरेशन के मेल को बीमारी देगी, एंड देन फीमेल को बीमारी देगी, फिर मेल को। इसे कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। सेक्सेस के बीच में क्रिस क्रॉस पैटर्न बन रहा है। तो आप अगर पता लगा लेते हैं कि बीमारी रिसेसिव है, आपने पता लगा लिया, लेट्स से हर जनरेशन में बीमारी नहीं निकली, तो आपके दिमाग में क्या आया, ये बीमारी रिसेसिव होनी चाहिए। अब रिसेसिव में आपको कुछ सॉल्व ही नहीं करना, आप सीधा ऑटोसोमल रिसेसिव सॉल्व करके देखिए, है ना, क्योंकि एक्स लिंक्ड रिसेसिव होगी तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दिख जाएगा। यानी आपने रिसेसिव में तो डायरेक्टली सॉल्व कर लिया। अगर आपको पता लगा कि बीमारी हर जनरेशन में नहीं जा रही है, इसका मतलब वो रिसेसिव है, तो आप सिर्फ ऑटोसोमल रिसेसिव के केस में सॉल्व करके देखिए। अगर क्रिस क्रॉस पैटर्न नहीं दिख रहा तो 100% है कि वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव तो नहीं है, तो बकायदा ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो आप डायरेक्टली भी मार्क कर सकते हो। तो आपका बहुत टाइम बच रहा होगा। एक और बार रिवाइज करा देता हूं, आराम से सुनना, फिर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। आराम से सुनिए। मैं कह रहा हूं मैंने एक पेडिग्री को पहली बार देखा, पहली नजर में मुझे पेडिग्री से मोहब्बत हो गई, लेकिन अब मुझे सवाल सॉल्व करना है, मोहब्बत में नहीं पड़ना। तो मैंने उसको देखा और सोचा कि क्या भैया हर जनरेशन में बीमारी जा रही है, मुझे दिखा हर जनरेशन में बीमारी जा रही है, इसका मतलब इसके डोमिनेटिंग होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो मैं पहले डोमिनेटिंग के केस में सॉल्व करूंगा पेडिग्री को। मैं ऑटोसोमल या सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट डाल के देख लूंगा, जो मेरा मन करेगा, दोनों मेरे को सॉल्व करनी पड़ेंगी, तो मैं अपनी मर्जी से अक्कड़ बक्कड़ करके दोनों सॉल्व कर लूंगा, है ना। पहले मैं चाहे एक्स लिंक सॉल्व कर लूंगा, चाहे मैं ऑटोसोमल सॉल्व कर लूंगा, मेरे को आइडिया लग जाएगा कि हाँ इन दोनों में से कोई उत्तर है या नहीं। अगर मुझे उत्तर मिल गया, जो कि 90% मिल जाएगा, तो वेल एंड गुड, नहीं मिला तो आई विल सॉल्व फॉर रिसेसिव। रिसेसिव में भी मैं सिर्फ ऑटोसोमल के लिए सॉल्व करूंगा। क्यों? क्योंकि एक्स लिंक्ड रिसेसिव होगा तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दिख जाएगी। और अगर मैंने पेडिग्री को देखा, पहली नजर में मुझे पता लगा कि जनरेशन स्किप हो रही है, कई ऐसी जनरेशन है जिनमें बीमारी थी ही नहीं, इसका मतलब ये बीमारी रिसेसिव है। अगर ये बीमारी रिसेसिव है तो मैं क्रिस क्रॉस पैटर्न देख लूंगा। अगर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस मिली तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव बीमारी, और अगर क्रिस क्रॉस पैटर्न नहीं मिला तो ऑटोसोमल रिसेसिव। थोड़ा सा रेफरेंस लेकर के बताता हूं। यहां देखिए, यह बीमारी है भैया आपकी, यह बीमारी है, दिस इज जनरेशन 1। जनरेशन 1 में बीमारी मिली, जनरेशन 2 में बीमारी मिली, ये इसी के बच्चे हैं ना, ये इसी के बच्चे हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। भाई 4 में से 2 में बीमारी मिली, फिर इसके बच्चे हैं ये वाले, और इन्हीं के बच्चे हैं अगली जनरेशन के ये वाले, इसमें बीमारी मिली। तो मेरा पहला जो निशाना है वो किस पे जाएगा? मेरा पहला निशाना किस पे जाएगा? मैं क्या बोल दूंगा भैया ये बीमारी कैसी है? क्या मैं बोल दूंगा ये डोमिनेंट बीमारी है? क्या मैं बोल दूंगा ये डोमिनेंट बीमारी है? हाँ,
मेरा पहला निशाना यही गया कि ये डोमिनेंट बीमारी है। अब मैं क्या करूंगा, मैं सॉल्व करके देखूंगा कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है या सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। करेक्ट, मैं यहां पर सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट का एग्जांपल लेकर के देखता हूं। अगर ये सेक्स लिंक्ड डोमिनेटिंग बीमारी है और फीमेल बीमार है, इसका मतलब फीमेल कैसी होगी, एक्स के ऊपर कैपिटल सी होगा, दूसरे एक्स पे भी कैपिटल सी होगा, या तो एक्स के ऊपर कैपिटल सी होगा, दूसरे पे स्मॉल सी होगा। यही हो सकता है। दोनों केसेस ही डोमिनेटिंग है, बीमारी भी डोमिनेटिंग है। करेक्ट सर, एकदम हो सकता है। मेल जो है भैया यहां पर सेफ है, तो इसमें डोमिनेटिंग एक्स होने का कोई चांस नहीं है, तो यहां हो ही छोटा सी सकता है और वाई सकता है। करेक्ट, यस। अब इन दोनों में से कौन सा है, कैसे पता लगेगा? बच्चे देख लो, बच्चे जो है आपके अनसेफ भी हैं और बच्चे आपके सेफ भी हैं। बच्चे आपके अनसेफ भी हैं और सेफ भी हैं। सेफ है इसका मतलब दोनों जगह से आपका फीमेल भी सेफ है ना। फीमेल सेफ सिर्फ कब होगी, जब एक्स छोटा सी और एक्स छोटा सी आएगा, जब रिसेसिव केस बनेगा तब ये सेफ होगी, क्योंकि डोमिनेंट होते तो बीमार हो ही जाती। यानी इसको दो छोटे सी चाहिए, एक छोटा सी इसका तो कंफर्म है, इससे दूसरा छोटा सी चाहिए, यानी ये वाला करेक्ट कॉम्बिनेशन है, ये वाला नहीं। करेक्ट, यानी पेडिग्री में हर लेवल पे आपको टेस्ट क्रॉस करना होता है, तभी तो आप पता लगा पाओगे कि पेरेंट कौन सा है। ऐसे तुक्केबाजी थोड़ी करूंगा कि हाँ दोनों लिख करके छोड़ दिए, दोनों में से कोई भी हो सकता है, नहीं। अब आपने क्या किया, एक्स छोटा सी एक्स बड़ा सी, इन दोनों को आपने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। अब एक्स बड़ा सी और एक्स छोटा सी, ये दोनों जब फ्यूज किए, एक्स बड़ा सी एक्स छोटा सी, तो डोमिनेंट केस आया, यानी बीमारी हो गई आपका। यहां पर क्या हो गया, एक्स बड़ा सी एक्स छोटा सी, एक तो ये केस हो गया। फिर एक्स बड़ा सी और वाई, एक्स बड़ा सी और वाई, यानी मेल भी यहां पर बीमार हो गया, एक्स बड़ा सी और वाई, मेल भी बीमार हो गया भाई, शानदार। यहां पर देखिए आपका एक्स छोटा सी और एक्स छोटा सी, यानी फीमेल आपकी सेफ रहेगी, एक्स छोटा सी फीमेल सेफ रही, बहुत बढ़िया। और यहां पर फिर आया एक्स छोटा सी और वाई, एक्स छोटा सी और वाई, यानी मेल आपका रिसेसिव है, तो बीमारी नहीं हुई, एकदम करेक्ट है। अभी तक हम सही जा रहे हैं, चारों बच्चे हमने सही बना लिए। अब आगे देखते हैं, ये फीमेल जो है ये सेफ है, यानी इसमें एक्स छोटा सी ही हो सकता है, डोमिनेटिंग एक भी अलील नहीं मिलेगा, वरना तो डोमिनेंट है, बीमारी हो जाती, एक कैपिटल सी आते ही तो बीमारी हो ही जाती। तो एक्स छोटा सी ही यहां पर मिलेगा। अब यहां पर देखिए, यहां भी छोटा सी, यहां भी छोटा सी, यहां भी छोटा सी, यानी बच्चे में कोई भी कैपिटल सी आने के चांस नहीं है। तो क्या सारे सेफ होने चाहिए थे? होने चाहिए थे। एक्स छोटा सी के साथ आप करा दो, एक बच्चा बना, इस एक्स छोटा सी के साथ ये एक्स छोटा सी, इस एक्स छोटा सी के साथ ये एक्स छोटा सी, करेक्ट, एकदम सही। फिर ये जो y है इसके साथ कोई भी एक्स छोटा सी जो आपको मनपसंद लगे वो हम लोगों ने कर दिया जी, बढ़िया। यहां पर है हमारे पास x कैपिटल सी x स्मॉल सी, जो ओनली कॉम्बिनेशन बनी थी हमारे पास, ऊपर से हम सॉल्व करते हुए आए हैं। और यहां पर है आपका रिसेसिव, यानी आपका x स्मॉल सी और y, क्योंकि मेल सेफ है तो इसके पास छोटा सी ही होगा। इनके बच्चे बनवाइए, x कैपिटल सी और x छोटा सी, x कैपिटल सी और x छोटा सी, फीमेल आपकी क्या हो गई, अफेक्टेड हो गई सर। अब आपने बनाया x कैपिटल सी और y, x कैपिटल सी और y, क्या कोई अफेक्टेड मेल बना? नहीं बना। x कैपिटल सी y हमको देखने को नहीं मिला, यानी ये पेडिग्री एंड में आकर के फ्लॉप हो गई। यहां देखिए x छोटा सी और x छोटा सी, फीमेल अगर चौथी बनती कोई तो सेफ हो जाती, और x छोटा सी और y, तो x छोटा सी और y ये यहां पर बना, पर यहां दूसरा बनना चाहिए था x कैपिटल सी y अकॉर्डिंग टू दिस कॉम्बिनेशन, जो नहीं बन रहा है, यानी एंड में आकर के ये पेडिग्री फ्लॉप हो गई है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये पेडिग्री ऑटोसोमल है लेकिन आपकी सेक्स लिंक्ड है? क्या मैं ये कह सकता हूं? नहीं कह सकता, क्योंकि मेरा ये पैटर्न फ्लॉप हो गया है, मैं ये बात कह ही नहीं सकता। तो क्या मैं कह दूं कि ये डोमिनेंट है और सेक्स लिंक्ड है? क्या मैं कह दूं कि ये डोमिनेंट है और सेक्स लिंक्ड है? नहीं भैया, क्योंकि एंड में आकर के इस जगह इस बच्चे के चक्कर में ये फेल हो गई है। तो मैंने सॉल्व करके देखा, हालांकि मैंने कई देर में सॉल्व करके आपको समझाया है, ये वाला आप इजीली कर लोगे।
अब मैं कह रहा हूं कि भैया हर जनरेशन में मुझे बीमारी मिली, सेम ही पेडिग्री है, तो मेरी नजर में अभी भी डोमिनेंट है। मैं दूसरे केस पर कूद के देखूंगा कि ये आपकी ऑटोसोमल है या रिसेसिव। तो डोमिनेंट है, सॉरी, मैं आप कूद के देखूंगा कि ये ऑटोसोमल है, सेक्स लिंक। तो ये सेक्स लिंक तो नहीं है, मैंने पता लगा लिया। अब ऑटोसोमल करके देखते हैं। भाई यहां पर बीमारी है तो या तो ये कैपिटल ए है या कैपिटल ए स्मॉल ए है। ये आपका रिसेसिव है, तभी सेफ है, तो स्मॉल ए है। अब नीचे जो बच्चे बन रहे हैं ये आपके सेफ भी बन रहे हैं और आपके अनसेफ भी बन रहे हैं, अफेक्टेड भी बन रहे हैं। यानी यहां पर अगर सेफ बच्चे हैं तो स्मॉल ए आ रहा है, तो यहां से अगर एक स्मॉल ए आएगा तो यहां से दूसरा स्मॉल ए आएगा, तो ये नहीं है पेरेंट, कैपिटल ए स्मॉल ए है। अब देखो कैपिटल ए स्मॉल ए, ये बच्चा अफेक्टेड है ना। दूसरा कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ ये बच्चा अफेक्टेड है। ये स्मॉल ए के साथ, ये स्मॉल ए के साथ, दो बच्चे आपके सेफ हैं, दो बच्चे आपके सेफ हैं। ठीक है, दो बच्चे आपके सेफ हैं। ये भी आपकी सेफ दिखाई जा रही है, तो स्मॉल ए तो कैपिटल ए आने का कोई चांस ही नहीं है। स्मॉल ए करेक्ट। अब ये कैपिटल ए स्मॉल ए, यहां पे सेफ है, कैपिटल ए स्मॉल ए। कैपिटल ए जुड़ जाएगा स्मॉल ए के साथ तो डिजीज बच्चा पैदा हो जाएगा, है ना। कैपिटल ए जुड़ जाएगा दूसरे स्मॉल ए के साथ, कोई और होता तो वो भी डिजीज हो सकता था। स्मॉल ए जुड़ेगा इस स्मॉल ए के साथ, स्मॉल ए जुड़ेगा इस स्मॉल ए के साथ, तो दोनों बच्चे आपके सेफ हो जाएंगे। क्या ये पेडिग्री एकदम डेफिनेटिवली सही बैठ गई है? एकदम सही बैठ गई है। यानी मुझे स्टार्टिंग के दो में ही अपना उत्तर मिल गया है। हालांकि ऑटोसोम को सॉल्व करना आसान है, तो आप चाहो तो पहले इसे सॉल्व कर सकते हो, तो आपको फर्स्ट पॉइंट पे ही उत्तर मिल जाता है ना। लेकिन अगर आपको दो बार में भी उत्तर मिल रहा है, इट्स फाइन, आपने खूब टाइम बचाया। क्या मैं कह सकता हूं कि ऑटोसोमल डोमिनेंट था? जी सर, हमने सॉल्व करके देखा है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है। तो मुझे रिसेसिव वाला केस सॉल्व नहीं करना पड़ा। मैंने 4 में से सिर्फ 2 ही केस सॉल्व किए और मुझे मेरा उत्तर मिल गया। सिंपल। अगला देखो, अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊं, 10 सेकंड में सॉल्व करके दिखाऊं। एनसीईआरटी की पेडिग्री है भाई। मैंने देखा पहली जनरेशन में ही बीमारी नहीं है, दूसरे में बीमारी है, तीसरे में बीमारी है, पहली जनरेशन में बीमारी नहीं है। मेरी नजर में रिसेसिव है ना। आपका मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल, ऐसी कोई यहां पर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस नहीं है, यानी ये रिसेसिव है, लेकिन एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं है, तो जाहिर सी बात है ऑटोसोमल रिसेसिव। मेरा उत्तर आ गया है ऑटोसोमल रिसेसिव। ये मैंने 10 सेकंड में निकाला आपके सामने। अब मैं इस चीज की पुष्टि करके देख लूंगा कि ऑटोसोमल रिसेसिव है या नहीं बीमारी। यहां पर अगर ये ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारी है, अगर ये आपकी रिसेसिव बीमारी है, तो सिर्फ रिसेसिव केस में आपकी बीमारी एक्सप्रेस होगी। यानी ये है आपका छोटा ए, ये है छोटा ए, ये है छोटा ए, ये बात एकदम कंफर्म है। यहां देखिए, यहां हो सकता है कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए जो सेफ है, डोमिनेंट दोनों ही सेफ होते हैं। यहां है कैपिटल ए स्मॉल ए, जो दोनों ही सेफ होते हैं। इनके जो बच्चे हैं इनमें छोटे छोटे ए आ रहे हैं दोनों पेरेंट से, तो यहां से भी एक छोटा ए चाहिए ये बनाने के लिए, यहां से भी एक छोटा ए चाहिए, तो ये दोनों पेरेंट नहीं है। कैपिटल ए स्मॉल ए आपका केस होगा। ठीक है, अब यहां पर कैपिटल ए स्मॉल ए है भाई। कैपिटल ए लिया, ये वाला बच्चा आपका सेफ है ना। यहां पर कैपिटल ए स्मॉल ए ले लिया, आपका ये वाला बच्चा सेफ है ना। यहां पर आप देखिए कैपिटल ए ले लिया, ये भी आपका हो जाएगा। देखिए कैपिटल ए स्मॉल ए, तो कैपिटल ए लिया, कैपिटल ए स्मॉल ए लिया। फिर यहां से देखेंगे स्मॉल ए कैपिटल ए, और यहां पर फिर स्मॉल ए, जो कि यहां पर बच्चा हो जाएगा स्मॉल ए। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो है आपका सेफ, ये भी डोमिनेंट है और ये वाला भी डोमिनेंट है, तभी सेफ है। इनके बच्चे में स्मॉल ए आ रहा है, तो दोनों पेरेंट से स्मॉल ए आना चाहिए, तो हमने सही एकदम पेरेंटल कॉम्बिनेशन बनाए हैं। इनके बच्चे कैसे बनेंगे? कैपिटल ए स्मॉल ए, और भी कोई बच्चा बनता चौथा, तो उसमें भी स्मॉल ए कॉम्बिनेशन या कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकती थी। यानी अभी तक हमारी पेडिग्री फ्लॉप नहीं हुई है, तो ये रिसेसिव है और कैसी है? ऑटोसोमल है। ऑटोसोमल रिसेसिव हमारी डन हो गई सर, कोई दिक्कत नहीं है, डन हो गई है ना। तो ये हमने झटपट सॉल्व करके देखी। नहीं आ रहा होता रिसेसिव बोलने से, ऑटोसोमल बोलने से, तो एक्स लिंक्ड तो नहीं है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस नहीं है, तो हम ऑटोसोमल डोमिनेंट के केस में सॉल्व करके देखते, फिर हम सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट के लिए सॉल्व करके देखते। पर हमें इन जुगाड़ों से स्टार्टिंग के 1-2 ऑप्शन में ही उत्तर मिल जाता है। थोड़ा और सॉल्व करके देखो भाई,
थोड़ा और सॉल्व करके देखो, ये वाली पेडिग्री सॉल्व करके देखते हैं, ये वाली पेडिग्री सॉल्व करके देखते हैं। पहली जनरेशन में दो अलग अलग लीनिएज दिखा रखे हैं, पहली जनरेशन में बीमारी है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है। तो हमारी नजर में ये क्या है, रिसेसिव है। मेरा पहला थॉट क्या है कि भैया ये रिसेसिव बीमारी है। अब क्या क्रिस क्रॉस पैटर्न देखने को मिल रहा है, मेल भी बीमार है एक जनरेशन में, फीमेल भी बीमार है, मेल से मेल में बीमारी जा रही है, कोई क्रिस क्रॉस पैटर्न नहीं है। यानी कि अगर ये रिसेसिव भी है तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव तो नहीं है, ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकती है। तो मैं ऑटोसोमल रिसेसिव के केस में सॉल्व करके देख लेता हूं। भैया अगर ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, अगर ये ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारी है तो रिसेसिव केस में ही बीमारी होगी, बस रिसेसिव केस में ही बीमारी होगी। अगर ये रिसेसिव केस में बीमारी हो रही है तो मुझे ये बताइए यहां कैपिटल ए कैसे आया। अगर ये ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारी होती, यानी ये बीमारी तब होती पेरेंट्स में जब रिसेसिव है वो, स्मॉल ए ही रिसेसिव होता है, स्मॉल ए ही रिसेसिव होता है। तो क्या इनके सारे बच्चे स्मॉल ए ही कैरी करेंगे? ये स्मॉल ए से टकरा सकता है, ये स्मॉल ए से, ये स्मॉल ए से, ये स्मॉल ए स्मॉल में से। तो ये कैपिटल ए कहां से आया? ये वाला तो सेफ निकल गया बच्चा, यानी ये डोमिनेंट है। इसके लिए कैपिटल ए कहां से आया? नहीं पता सर, नहीं पता तो छोड़ो भैया, इसका मतलब ये रिसेसिव नहीं है, हमारी ट्रिक यहां फेल हो गई, है ना। तो अब मैं सेकंड क्या लगाऊंगा भैया, तुक्का। भाई ये ऑटोसोमल रिसेसिव तो नहीं निकली, सेक्स लिंक्ड वैसे नहीं है क्योंकि क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है, तो इसका मतलब ये डोमिनेंट बीमारी हो सकती है। अब डोमिनेंट में मैं तुक्केबाजी शुरू करूंगा, मैं डोमिनेंट में ऑटोसोमल लगा के देखूंगा, क्या पता मुझे मेरा उत्तर मिल जाए। डोमिनेंट है, ऑटोसोमल है, भैया यहां पर कैपिटल ए हो सकता है डोमिनेंट, कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है, कैपिटल ए हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है। यहां पे बच्चा सेफ भी है, यानी यहां से भी एक स्मॉल ए आ रहा है, यहां से भी एक स्मॉल ए आ रहा है, तभी ये सेफ बच्चा बन रहा है। इसका मतलब ये वाले पेरेंट्स नहीं है। यहां से बना कैपिटल ए, है ना, कैपिटल ए सेफ है। यहां से बना आपका कैपिटल ए स्मॉल ए, सॉरी डिजीज है, कैपिटल ए स्मॉल ए आपका डिजीज है। स्मॉल ए यहां से बना जो कि आपका सेफ है, ये भी आपका सेफ है, तो स्मॉल ए होना चाहिए। अगर ये स्मॉल ए है तो ये पेरेंट सेफ है, ये भी स्मॉल ए होगा, और यहां पर भी स्मॉल ए बनाने के लिए एक छोटा है यहां से, एक छोटा है यहां से, तो ये आपका हेट्रोजाइगस होगा, सीधी सी बात। अब यहां से एक छोटा ए आ गया, यहां से एक छोटा है, ये बन गया आपका सेफ रिसेसिव, और यहां से एक कैपिटल ए, यहां से एक छोटा ए आ गया, ये बन गया आपका डिजीज। ये भी करेक्ट है ना, ये भी करेक्ट है। अब हम लोगों ने क्या देखा है, छोटा है, तो बच्चों में कैपिटल ए आने के चांसेस है ही नहीं, सारे के सारे सेफ हैं। अब ये कंडीशन आपकी एकदम सही हो गई, सारी की पूरी सॉल्व ही हो गई, यानी सही निकल गया भैया, डोमिनेंट है और ऑटोसोमल है। हमने सॉल्व करके देख लिया, खेल खत्म। यही है बस पेडिग्री, और क्या है। मतलब आपको पहले डोमिनेंट और रिसेसिव पे खेलना है। अगर रिसेसिव है पेडिग्री तो आपको क्रिस क्रॉस पैटर्न देखना है कि वो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है या नहीं। अगर क्रिस क्रॉस पैटर्न मिल गया वेल एंड गुड, नहीं मिला आप बोलो ऑटोसोमल रिसेसिव, सॉल्व करके देखो। नहीं हुआ तो आप डोमिनेंट पे जा सकते हो, वैसे हो ही जाएगा, इसको भी सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट आपकी डिजीज है, करेक्ट आई है, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट आपकी डिजीज है। ठीक है, यहां पर सॉल्व करके देखो दूसरी। यहां पर एक जनरेशन में आपकी बीमारी है, अगली जनरेशन में कोई बीमारी नहीं है, इनके सारे बच्चों में, तीनों बच्चों में कोई बीमारी नहीं है, इनकी अगली जनरेशन में भी कोई बीमारी नहीं है, इनकी अगली जनरेशन में बीमारी है, यानी 2 जनरेशन स्किप हो गई हैं। तो मेरी एक स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग मुझे कह रहे हैं कि भैया ये तो रिसेसिव होनी ही होनी चाहिए। मेरा पहला जो इंस्टिंक्ट है वो ये आ रहा है कि ये बीमारी रिसेसिव होनी चाहिए। तो मैं कह रहा हूं ठीक है, चलो रिसेसिव के लिए सॉल्व करके देख लेते हैं। ऑटोसोमल इजी पड़ता है, उसके लिए सॉल्व करके देख लेते हैं। तो ऑटोसोम में अगर रिसेसिव बीमारी है तो यहां तो पक्का स्मॉल ए है क्योंकि डिजीज है। यहां अगली सारी जनरेशंस के जो मेंबर्स हैं ये सेफ है ना, यानी ये सारे के सारे डोमिनेंट हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए रख सकते हैं, कैपिटल ए भी रख सकते हैं। अगर मैं कैपिटल ए स्मॉल ए रखता तो कहीं ना कहीं तो स्मॉल ए टकराता ना भैया, कहीं ना कहीं तो स्मॉल ए टकराता, कोई तो बीमार होता नहीं है। लेकिन यहां पर सारे के सारे सेफ जरूर है, यानी सारे डोमिनेंट हैं, तो ये कैपिटल ए वाला केस
एकदम यहां बन गया कैपिटल ए स्मॉल ए सेफ, 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 यानी यहां पर सारे ही डोमिनेटिंग हो गए। बीमारी है हमारी रिसेसिव, तो कोई यहां पर दिक्कत नहीं आई। अब यहां जो दोनों बच्चे हैं ये भी सेफ है, यानी ये भी डोमिनेटिंग है, तो यहां आप कैपिटल ए स्मॉल ए नहीं रख सकते। कैपिटल ए स्मॉल ए रखते तो स्मॉल ए मिल जाएंगे कहीं ना कहीं तो जाकर के, तो हम यहां पर क्या रख देते हैं भैया, हम यहां पर रख देते हैं कैपिटल ए कैपिटल ए। तो ये कैपिटल ए इस कैपिटल ए के साथ फ्यूज किया तो भी आपका डोमिनेंट केस बना कैपिटल ए कैपिटल ए। ये इसके साथ फ्यूज किया तो भी डोमिनेंट, ये इसके साथ फ्यूज किया तो भी डोमिनेंट, इसके साथ फ्यूज किया तो भी डोमिनेंट, यानी बच्चे सारे आपके कैपिटल ए स्मॉल ए बन सकते हैं या कैपिटल ए बन सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर बच्चों में डिजीज आई, यानी यहां पर स्मॉल ए दोनों पेरेंट्स से आना चाहिए, तो यहां भी स्मॉल ए होगा और यहां भी आपका स्मॉल ए होगा। ठीक है, तब जाके आप देखो कैपिटल ए बच्चा सेफ, कैपिटल ए बच्चा सेफ, स्मॉल ए बच्चा गड़बड़ा गया भैया यहां पे, है ना, और यहां पर स्मॉल ए बच्चा गड़बड़ा गया, है ना। देखिए जब स्पर्म और ओवम बनते हैं ना तो मेल और फीमेल बनने की पॉसिबिलिटी एकदम 50-50% रहती है। तो आप ये मत देखिएगा कि सर 4 ही बच्चे बने हैं तो यहां पे तो रेशियो 3:1 आना चाहिए था, है ना। हर बच्चे के लिए नए गैमेट्स बन रहे हैं, आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो हर बार नई पॉसिबिलिटीज जनरेट होती हैं, तो ये हमारा ठीक बैठ गया है आपका ऑटोसोम के साथ। तो रिसेसिव डिजीज है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। अगर हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज नहीं आई होती तो मैं सेक्स लिंक्ड के लिए सॉल्व करके देखता और मुझे उत्तर मिल जाता मोस्ट पॉसिबली। तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, ये करना होता है आपको पेडिग्री में, ये बात है। बताओ, यानी टेक्निकली कुछ भी नहीं था, इतना पूछा ही नहीं जाएगा आपसे। आपसे पूछा क्या जाएगा मैं वो बता देता हूं। पहले तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपसे पेपर में क्या पूछा जाएगा। आपसे पेपर में पूछा जाएगा सिर्फ ये और ये। अगर आपको ये 2 स्लाइड भी याद है, जो कि आपको ऑब्वियसली होंगी बिकॉज दिस इज द मोस्ट जनरल थिंग, कंसेप्चुअल चीज है, तो आपको अगर ये 2 स्लाइड भी याद हैं तो कोई दिक्कत आपको यहां पर नहीं होगी। आपको सारी चीजें एकदम क्लैरिटी के साथ पेपर में सॉल्व करने को मिल जाएंगी। लेकिन कोई एकदम ऐसा सवाल आ जाए जो आपको लगे भैया सर के ऊपर से ही जाने वाला है, तब आपको ये रामबाण उपयोग में लेकर के आना है। पहले आपको डोमिनेंट रिसेसिव देखना है और फिर आपको सेक्स लिंक्ड या ऑटोसोमल देखना है। और काफी हमने एग्जांपल सॉल्व किए, हालांकि ये भी हमने ज्यादा ही सॉल्व कर दिए, ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना एकदम निल है। लेकिन फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए, क्योंकि आप अलग अलग ऑब्जेक्टिव बुक्स कई बार लगा रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि यार मेरे से सवाल नहीं बन रहे हैं पेडिग्री के, अब आपसे हर सवाल बन रहा होगा। आप रिवर्स मैपिंग भी कर सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन आप खुद से जब सॉल्व करें तो आप आंसर देख के भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने आंसर देखा कि कोई बीमारी एक्स लिंक्ड है, रिसेसिव है, और आप उसे निकाल पा रहे हैं पेडिग्री में भर भर के, तो भी इसका मतलब आप सीख रहे हैं। तो आप यहां पर रिवर्स मैपिंग करिए, आप आराम से पहले उत्तर देखिए, 2-3 पेडिग्री उस हिसाब से सॉल्व करिए, और फिर बिना आंसर देखें खुद निकालने की कोशिश करिएगा। आपकी पेडिग्री एकदम टिप्स पे हो जाएगी। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है। चलते हैं दोस्तों, यही है हमारा पेडिग्री एनालिसिस, काफी छोटा लेकिन काफी महत्वपूर्ण टॉपिक। और अब हम लोग थोड़ी सी और डिजीजेस के बारे में चर्चा कर रहे होंगे, तो उनको हमें ठीक से पढ़ना है। एनसीईआरटी में कोई पेडिग्री सॉल्व करनी नहीं दे रखी है, तो अगर आपको सॉल्व करना हो आप वापस इन्हीं नोट्स पे आइएगा, या आपको मेड इजी के नोट्स मिल जाएंगे। बॉटनी मेड इजी जो है आप ऑर्डर कर सकते हैं PW स्टोर से या अमेजॉन से, तो आपको मेरे हस्तलिखित नोट्स मिल जाएंगे बहुत सुंदर सुंदर से। और उसके अलावा आप पंच को सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक कंबाइंड डीपीपी आपको दूंगा, क्योंकि अब छोटे छोटे टॉपिक्स हम लोग कर रहे हैं, तो आपको एक कंबाइंड डीपीपी मैं दे रहा हूंगा, जिसमें काफी सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, उनको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। एनसीईआरटी आप चाहें तो थ्योरेटिकल टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, आधे पेज का, सिर्फ पेडिग्री एनालिसिस, उसको पढ़ सकते हैं, है ना। और उतने में ही आपका काम चल जाएगा, उससे बाहर नहीं जाना है। जितना मैंने पढ़ा दिया है मोर देन इनफ है, इसमें तो आप एकदम कॉन्फिडेंट होकर के पेपर में घुस सकते हैं। तो कोई टेंशन नहीं लेनी है, एकदम स्ट्रेस फ्री होकर अपनी पढ़ाई करनी है। एंड दिस वॉज योर पेडिग्री एनालिसिस, जिसके बाद कुछ डिजीजेस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, एंड देन हम लोग हमारे नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ रहे होंगे, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ऑलराइट,
सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस सेशन अप। अगर आपको ये सेशन देख करके मजा आया और पेडिग्री एनालिसिस अगर आपको समझ में आया तो विपू सर ओपी इन द कमेंट सेक्शन, और मैं मिलता हूं आपसे अगले सेशन में जहां पर हम लोग और बेहतरीन टॉपिक्स की पढ़ाई कर रहे होंगे। तो थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद, शुक्रिया।